तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 का सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं हमारी दुनिया भाग 2 7वां क्लास का एनसीईआरटी बुक है और इसका हम जानेंगे 7वां चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 7। इससे पहले का 6 चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा आपको समझा करके पूरा चीज़ एक एक टॉपिक बाय टॉपिक समझा करके क्वेश्चन आंसर सहित वीडियो डाल दिया गया है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और भी विषय का बनाया गया है। इसमें हम जानेंगे जीवन का आधार पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण के बिना हम लोग जी ही नहीं सकते। वायु, ऑक्सीजन, उसके बाद पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो हमारा वातावरण है ये सभी पर्यावरण है। हम पिछले चैप्टर में जाने थे पर्यावरण के 2 प्रकार, एक प्राकृतिक और एक हम लोग कृत्रिम मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण। तो अब इसमें हम जानेंगे जीने का आधार क्या है। जैसे देखिए, हम सबसे पहला पॉइंट हमारा है वायु प्रदूषण। आपको पता है ये क्या है? ये वायु प्रदूषक, ये अथी है बाजा जिसको कहते हैं, ध्वनि प्रदूषक के कारक है। देखिए, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण समझ गए। ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी। अब खूब स्पीड में आपके कान के सामने कोई जोर से बोल दे तो कितना कान में दर्द करने लगता है, जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, पीड़ा मतलब कष्ट दे, दर्द करने लगे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। आजकल शादी विवाह में डीजे और जो इसके आगे जाकर डांस करते हैं, अक्सर सिर दर्द का बीमारी या कान दर्द, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है इसी के चक्कर में, क्योंकि वो ध्वनि हमारे सुनने लायक नहीं होता है, जिससे ये सारी चीज़ें होती हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। सबका मापने का अपना अपने की यंत्र होता है। मानव हम लोग जो है सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं, हाईएस्ट। इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, मतलब परेशान कर देगा, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अगर कान में हेडफोन लगाकर गीत सुनते हैं तो मत सुनिए, जिससे कान खराब होने की संभावना रहती है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपने जाना। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। अब जैसे हम लोग पानी पीते हैं, तो हम लोग जब पानी पीते हैं तो वो पानी साफ रहता है, लेकिन अब हम लोग जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ है, नदी तालाब में लोग घर के गंदे जल, नाला वाले पानी को बहा देते हैं और वो पानी हो जाता है गंदा। उसको मछली, विभिन्न प्रकार के जानवर पी करके बीमार पड़ जाते हैं, जो जल प्रदूषण कहलाता है। अब बीमार पड़ गया तो मरेगा ही। उसी प्रकार हम लोग भी प्रदूषित जल के शिकार कभी कभी हो जाते हैं। तो हमें उन जल से बचना चाहिए या हमें प्रदूषित करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अब आता है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन क्या है समझिए। पॉलीथीन का प्रयोग कर उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं हम लोग, जो हवा द्वारा उड़कर नाली में पहुँचकर उसे जाम कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, इससे भी नुकसान होता है। इस चीज़ को समझिए और एक गुड स्टूडेंट बनिए। गुड स्टूडेंट में के सारे गुण क्या क्या होते हैं वो आपको हम किसी विशेष वीडियो में समझाएंगे, तो बनने की प्रयास कीजिए। देखिए, बिहार सरकार की पहल पर मतलब आगे चलकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की, तो केंद्र सरकार ने सोंस, जिसको हम लोग डॉल्फिन बोलते हैं, डॉल्फिन मछली, उसको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव बिहार का क्या है, डॉल्फिन मछली घोषित किया गया। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। नदी का कचरा ये मछली क्या करता है, खा जाता है। आपको डॉल्फिन दिखाते हैं, ये देखिए ये डॉल्फिन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे पंखा हुआ, फ्रिज हुआ, विभिन्न प्रकार के यंत्र, टीवी, तो बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चलते रहते हैं। बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं, इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा गर्मी मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इन सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, चलिए ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं, जिसको हिंदी में भूमंडलीय तापन, विश्व उष्णन बोल सकते हैं। देखिए, उद्योग धंधों के कारण बड़े बड़े चिमनी, दिन रात धुआं उगल रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री, यातायात के साधन जैसे गाड़ी चलती है, ट्रेन चलता है, रेलगाड़ी, विभिन्न प्रकार की चीज़ें चलती है, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। अब वायुमंडल का तापमान बढ़ने से यह समस्या पूरे विश्व में है, इसीलिए इसे भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पर द्वलन का कविता है, समझिएगा। पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हों, जनजीवन खुशहाल, पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत डाल। नदी में भागीरथी नदी यहाँ पर दिया गया है, तो नदियों में गंदे चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। नदी साफ़ रहेगा, जल साफ़ रहेगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि गंदा रहेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही। देखिए, हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे नदियों को साफ़ करने के लिए। हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। क्या करते हैं आप लोग? बिना काम का टहनी तोड़ लेना, पत्ता तोड़ लेना। हमें खूब वृक्ष लगाना होगा। वाहनों का कम प्रयोग, गाड़ी का कम प्रयोग करना होगा। साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी। नालियों का गंदा पानी नदी में नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए स्वच्छता गड्ढा बनवाना चाहिए, ठीक है, ताकि स्वच्छता गड्ढा क्या होता है? गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा, जिसमें ईंट एवं रेत बालू भरा गया होता है, ताकि पानी ज़मीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहाँ तहाँ नहीं बिखरे। तो ये होता है स्वच्छता। इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने पर्यावरण को, वातावरण को हम संतुलित रख सकते हैं। तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। क्या? मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगा, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा, अगर लड़की है तो करूंगी, ठीक है। मैं जहाँ तक संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगा। मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगा। मैं जल का संरक्षण करूंगा तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। यहाँ पर रामू की कहानी दी गई है, इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा कहानी है। आते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखिए, जल प्रदूषण हो रहा है किस कारण से? पौधों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। तो पानी में दूषित मतलब गंदे पदार्थ मिलाने से। नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बतख पालने से, मछली पालने से। तो नदी या तालाब के पानी की शुद्धता तो मछली पालने से, क्योंकि मछली क्या करता है? अगर अशुद्ध रहता है तो मछली गंदगी खा करके उसको शुद्ध रखता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण। तो ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग, इस सभी काम करना चाहिए, ठीक है। डैश गैस वायु प्रदूषण पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। ध्वनि की तीव्रता को डैश में मापा जाता है, डेसीबल में। डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, डॉल्फिन। डॉल्फिन को। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हुआ। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं। चलिए इसका उत्तर इसी वीडियो में जानते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर होगा इसका, वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक वर्ष हम कुछ ना कुछ वृक्ष अवश्य रोपेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। बहुत नहीं तो कम से कम वर्ष में 5 फलदार वृक्ष तो बहुत अच्छा, पत्तेदार वृक्ष तो पर्यावरण के लिए प्राण माने जाते हैं। हम ना तो वृक्ष काटेंगे और ना ही किसी को काटने देंगे। पशुओं से रक्षा के लिए हम वृक्षों की घेराबंदी कर देंगे। इस प्रकार से हम वृक्ष की संख्या वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो नदियों को जल को स्वच्छ रखने के लिए हम गांव नगर के नाले नालियों को नदियों तक पहुंचने के पहले ही रोककर गंदे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ेंगे। नदी तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरों की सफाई कर ही उसी के जल को नदी में छोड़े। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहने देंगे। इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा और नदी के तट पर स्थित सभी गाँव को इससे परिचित कराना पड़ेगा। आगे है, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो वे क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जैसे खनिज ईंधन से चलने वाली सवारियों के साधन से निकलने वाले धुएं। दूसरा, खनिज कोयला जलाने वाले कल कारखानों से निकले धुएं। अगला है, आवाज़ करने वाले कारखानों तथा मोटर वाहनों के कर्कश हॉर्न की आवाज़ से। चौथा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से। और पांचवा है, नदी तालाब कुआं आदि के जल को गंदा करने से। तो इस क्रियाकलाप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।
पॉलीथीन के उपयोग से भी नुकसान पहुंचता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, मतलब पॉलीथीन के जगह हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो रद्दी कागज़ का ठोंगा के साथ जूट के थैला, कपड़े का थैला, इसी प्रकार किसी प्रकार के थैले पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। उत्तर का शहरी पर्यावरण दम घोटू रहता है, जबकि गांव का पर्यावरण खुला खुला होता है। शहर में पेड़ पौधों की कमी होती है, जबकि गांव में अपेक्षाकृत अधिक शहर से अधिक पेड़ पौधे होते हैं। शहरों में छोटे बड़े वाहनों की रेलम पेल है, वहीं गांव में खनिज तेल चलित वाहन एके टुके ही दिख पड़ते हैं। गांव में साइकिल, बैलगाड़ी, टमटम ही अधिक दिखते हैं। तो ये अंतर है ग्रामीण और शहरी पर्यावरण में। छठा प्रश्न है, प्रदूषण के क्या कारण हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर होगा, अधिक भीड़ भाड़ में पेट्रोल डीजल चालित वाहन चलाने से उनके द्वारा निकले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। मशीनों, वाहनों, हॉर्न, लाउड स्पीकरों द्वारा निकले कर्कश आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। नदियों में गंदगी मिलाने, तालाबों में कपड़ा साफ करने और पशुओं को नहलाने में कुएं के निकट कचरा एकत्रित करने से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव देखिए, वायु प्रदूषण से श्वास रोग होता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण से कान की बीमारी होती है और कभी कभी बहरेपन का शिकार भी होना पड़ता है। जल प्रदूषण से पेट की बीमारियाँ होती है, खासकर डायरिया का प्रकोप बढ़ता है। तो ये सारे परेशानियाँ प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। उत्तर होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं में कटौती करनी होगी। फ्रिज, एसी, खनिज तेल चालित वाहनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। हमें वे सब उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे ओजोन परत की क्षति नहीं होने पाए और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सके। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को लिखिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। इनके 4 प्रकार होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में एयर पोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण, इंग्लिश में वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूशन ऐसे। चलिए देखिए, अगला है 4 नंबर मृदा प्रदूषण, इसको सोइल प्रदूषण बोलते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसीय धूल, गंदगी, पराग, कालिख, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध व अस्वस्थकर और विषाक्त होता है। जब प्राकृतिक यानी स्रोतों से बाहरी पदार्थ जल में मिल जाते हैं तथा इसका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तब जल में विषाक्तता होती है। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा महामारी फैलता है व अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि मतलब आवाज़ को कहते हैं, ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है आवाज़ से। तो ये ध्वनि प्रदूषण हुआ। मृदा प्रदूषण, मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में होना नहीं चाहिए उसके मिलने पर होता है। तो ये प्रदूषण के बारे में हमने जाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने ये हमारी दुनिया का ये 7वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर और पूरा इसका आपको हम समझाए हैं। जीवन का आधार पर्यावरण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन होगा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, ये सारे। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।